ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। सच्ची आज़ादी उसके भाग्य में नहीं जो अपनी रक्षा खुशामद और सेवा से करता है, और अपने आप को गवा कर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है। सरदार पूर्ण सिंह ने कहा ये बात। अंतरिक्ष में कामयाबी का नया मुकाम। अभी हमारे एक भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गए हुए हैं ना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, तो उन्हीं की बात हो रही है। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में आप लोग स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। वह विशाल क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की साझा मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतरिक्ष में रवाना हुए हैं, तो उनके कंधे पर तिरंगा टंका था और यह तिरंगा इसकी आश्वस्ति दे रहा था कि जल्दी भारत दुनिया का वह चौथा देश बन सकता है जिसका कोई नागरिक स्वदेशी प्रयासों से अंतरिक्ष में पहुंचा है। यह अभियान गगनयान मिशन होगा जिसकी तैयारियों के सिलसिले में अंतरिक्ष और फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग परीक्षण करने वाले इस 14 दिवसीय एक्सियम 4 मिशन ने एक ठोस नींव रखी है। मगर यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि चंद्रयान और मंगलयान के बाद इसरो को इस नई कसौटी पर खरा उतरने की कितनी जरूरत है। और देखिए, नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप देखेंगे वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? नासा का। और इसका आप देखते हैं कि 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में दुनिया में अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष संसाधनों के दोहन को लेकर हो रही पहलकदमियों पर नजर डालना जरूरी है। अमेरिका की निजी कंपनी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क, वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपनी ब्लू ओरिजिन के अलावा जी फोर्स वन बिलून, रूसी कंपनी ल्यूसियन 76 एमडी के स्पेस एडवेंचर प्रोजेक्ट M55X आदि कई निजी कंपनियों के मालिक इस कोशिश में हैं कि अंतरिक्ष पर्यटन के सपने को साकार किया जाए और उसके बल पर अकूत कमाई का रास्ता खोला जा सके। इसी तरह एक मामला अंतरिक्ष की खोज उसके संसाधनों के दोहन का है। अमेरिका रूस के बाद चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज चुका है और आगे चलकर चंद्रमा के खनिजों के दोहन की बात भी उसके जहन में है। साथ ही अपने रॉकेटों में विदेशी उपग्रहों के विक्षेपण के बाजार में भी वह सेंध लगाना चाहता है। भारत के लिए यह राहत की बात है कि पिछले कुछ अरसे में इसरो ने अपनी कामयाबियों से दुनिया के सामने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। इससे पूरे अंतरिक्ष बाजार में खलबली मची हुई है। अंतरिक्ष अभियानों में भारत की सहभागिता को लेकर पहले जो विकसित पश्चिमी देश सवाल उठाते थे, आज वही देश अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारतीय रॉकेटों का सहारा ले रहे हैं। निसंदेह अंतरिक्ष में भारत को आगे ले जाने की कड़ी दर कड़ी एक कोशिशें इन अभियानों की जटिलता और उनसे जुड़ी तैयारियों की झलक दिखाती हैं, लेकिन इनके बीच हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों के योगदान और साझेदारियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं। इस नजरिए से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का यह अंतरिक्ष यात्रा भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के बाद ऐसा करने वाले भी दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, और जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका रेखांकित होती है। साथ ही यह भारत और अमेरिका के बीच गहरे होते अंतरिक्ष सहयोग का प्रतीक है। शुभांशु शुक्ला की कहानी लाखों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी यात्रा दिखाती है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने सपनों पर विश्वास करके कोई भी बाधाओं को पार कर सकता है। उनके पिता चाहते थे कि वे आईएएस बने, लेकिन उन्होंने अपने जुनून का पीछा किया और आप देखिए एक ऐसे क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। उनका यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, और एक्सियोम एक्सपेस के साथ यह साझेदारी अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सुलभ और व्यावसायिक बनाने में मदद करती है, जिससे भारत के लिए निजी अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा। इसमें पहली उपलब्धि सोवियत संघ, आज के रूस के नाम है, जिसने 1957 में दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। ये आप देखते हैं ना, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये आपको रूस देखने को मिल रहा है, इसी की बात हो रही है। ये हमारा प्यारा भारत है, और इसकी सफलता से उत्साहित सोवियत संघ ने 12 अप्रैल 1961 में अपने नागरिक यूरी
एलेक्सेविच गागरिन को बोस्तोक एक नामक यान से अंतरिक्ष में भेजा था। अमेरिका ने होड़ लेते हुए इस काम में ज्यादा देरी नहीं की। उसने 5 मई 1961 को ये अपने नागरिक एलन बी शेपर्ड को प्रोजेक्ट मरकरी मिशन के अंतरिक्ष यान फ्रीडम 7 से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया है। और ये आप देखेंगे कि आपको ये अमेरिका देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। ये न्यूयॉर्क आपको ये शहर है और वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसी की बात हो रही है। और इसके बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 200 से ज्यादा मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज चुकी है। ऐसा करिश्मा करने वालों की सूची में तीसरा देश चीन है, और जिसने 15 अक्टूबर 2003 को अपने नागरिक यांग लेवेई को यान सिंझोउ 5 से अंतरिक्ष में भेजा था। ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। वैसे तो बीते 5-6 दशकों में कई अमीर लोग भी अंतरिक्ष की ओर सैर कर चुके हैं। आने वाले वक्त में संभवतः सैकड़ों लोग निजी कंपनियों की मदद से यह लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन जो बात देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में जाने की है उसकी तुलना नहीं हो सकती है। यदि भारत आगे चल के स्वदेशी प्रयासों से अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बनना चाहता है तो इसके लिए उसे काफी तैयारियां की जरूरत पड़ेगी। असल में स्वदेशी प्रयासों से अंतरिक्ष छूने का सारा दरोमदार अब इसरो के अभियान गगनयान पर टिका है। इसरो के मुताबिक इस महान उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे विशेष यान गगनयान का 70% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि अगले 1 या 2 वर्षों में गगनयान अपने अभियान पर रवाना होगा। वैसे तो अब तक मिली कामयाबियों के आधार पर भारत अंतरिक्ष में बाजार में अमेरिका, रूस जैसी हस्तियों को टक्कर दे रहा है। इस हैसियत में आने के क्रम में वह दृश्य किसी को नहीं भूलता जब केरल के तुम्बा से छोड़े गए पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर ले जाया गया था। पर आज का भारत अब अंतरिक्ष को लेकर एक नई इबादत रखने को बेताब है। यह नई उपलब्धि भारतीय नागरिकों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की होगी। यह बेशक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, पर इससे जुड़ा अहम सवाल यह है कि क्या भारत यह काम सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि इससे उसे दुनिया में ऐसे चौथे देश के रूप में प्रतिष्ठा मिल जाएगी जो अंतरिक्ष में अपने नागरिकों को भेज सकता है, या फिर इसका कोई बड़ा उद्देश्य है। इसका इशारा कई मौकों पर राजनेता और हमारे वैज्ञानिक खुद करते रहे हैं। जैसे इसरो के प्रमुख रहे UR राव ने एक अवसर पर कहा था कि भारत को अंतरिक्ष में मानव मिशन की एक सख्त जरूरत चीन की चुनौतियों के मद्देनजर है। वैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 5.5 दशक के सफर में जो हासिल किया उससे विकसित देशों को भी चौंका दिया है, खासकर खर्च के मामले में। बात चाहे चंद्रयान का हो, मंगलयान का हो, या फिर उपग्रह विक्षेपण का, इन सारे मोर्चों पर सीमित खर्च में सफलता की जो दर इसरो की रही वह दुनिया के अन्य अंतरिक्ष संगठनों के लिए अभी सपना ही है एक तरह से। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये ज्ञान के पायदान, ये आप देखिए हमारे अस्तित्व में आने के साथ ही यह प्रश्न उठने लगता है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ और हम कौन हैं। हमारे जन्म को लेकर उठे प्रश्न यह बताते हैं कि हम होश में हैं, वरना इस धरती पर कर लोग जन्म लेते हैं, संसारिक क्रियाकलाप निभाते हैं और अपना समय होते ही चले जाते हैं। यही दस्तूर भी है। लेकिन एक जिज्ञासु मन इस बात की खोज करता है कि मैं कौन हूँ और इस धरती पर जन्म लेने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसी जिज्ञासा ने हमारे कई संतों को प्रेरित किया और वे उस सौ को खोज पाए हैं, और जिसे पाना ही जीवन का मकसद होता है। जिन्होंने भी स्वयं को 100 को पाया उनके अंदर करुणा, आत्मीयता, अपनापन, समर्पण अपने आप आने लगता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को यह संसार रसमय नहीं लगता, तो उससे तो संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की देन लगती है। ज्ञान की सभी श्रेणियों में सर्वोच्च है कि आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान। हम प्राकृतिक विज्ञानों, सभी कलाओं और शिल्पों, साहित्य और संगीत, नृत्य और चित्रकला, सभी प्रकार का सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वयं का ज्ञान नहीं है तो यह सब हमें शांति या आनंद नहीं देगा। आत्मज्ञान वह है जो अनेकता में एकता को, नासवान में शाश्वत को प्रकट करता है, और जिसने आप देखिए आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सर्वज्ञ है। उपनिषद कहता है कि तरेक शोकन आत्मविद यानी आत्मा का ज्ञाता दुख पर विजय प्राप्त करता है। सभी संसारिक ज्ञान जीवन को बनाए रखने में से संबंधित हैं। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो विज्ञान और कलाओं के अन्य सभी का ज्ञान का आधार है, तो किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। बौद्धि सत्य 7 दिन तक हंसते रहे। जब उन्हें आत्मबोध हुआ तो उनके मित्र बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने से पूछा कि क्या बात है, आप इतना हंस क्यों रहे हो? इस पर बोधि सत्य ने कहा कि मैं हंस रहा हूं क्योंकि अब मुझे अपनी पूरी खोज की मूर्खता दिखाई दे रही है। मैं कई जन्मों से सत्य की तलाश में भटकता रहा। वह सत्य तो हमेशा मेरे भीतर ही था, जिसे मैं खोज रहा था। वह स्वयं खोजने वालों में ही छिपा था। मैं बाहर दौड़ता रहा, जबकि कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं बस शांत हो जाता तो वह मेरे पास था।
वह तो हमेशा से मेरा था और मेरी सबसे गहराई मेरा मेरा ही अस्तित्व है। खोजने वाले ही खोजा गया। यही कारण है कि मैं हंस रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं इतने लंबे समय तक इस भ्रम में आप देखते हैं कि कैसे पड़ा रहा। मैं इसलिए भी हंस रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि चारों ओर लाखों लोग उसी तरह खोज में लगे हुए हैं कि परमात्मा आनंद सत्य निर्माण की तलाश में जिसे वे खोज रहे हैं वह सब उनके भीतर ही उपलब्ध है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान के लिए सर्वप्रथम जो कड़ी है वह है मन। मन को हम स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मन का प्रबंधन विभिन्न योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से कर सकते हैं। और अगर हम मन को स्वयं से अलग समझकर इस पर ध्यान दें तो जान सकते हैं कि इस मन से ने किस तरह हमको बस में किया। मानो आप कोई कठपुतली हैं और जिसकी डोरियां हमारे अस्थिर मन के पास हैं। जब यह मन किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थिति की कामना करता है तो हमारी इंद्रियां, बुद्धि मन के अधीन होकर मन के लिए ही कार्य करती हैं। बल्कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख होते हैं सभी का कारण ये मन ही है। श्रीमद् भगवद गीता में हमें एक रथ का उदाहरण मिलता है जिसमें मनुष्य एक रथ के समान दिखाया गया है। इस रथ में 5 इंद्रियां इस रथ के 5 घोड़े के समान है। बुद्धि इस रथ की लगाम के समान है। मन इस रथ को आगे चलाने वाला चालक आप देखते हैं कि क्या चालक एक तरह से आप देखते हैं कि चलाने वाला चालक के समान है। आत्मा इस रथ के स्वामी के समान है। हमारे मन और इंद्रियों की संगति से हम जीवन में सुख दुख भोगते हैं। मन, बुद्धि, कर्तव्यों, इंद्रियों से परे जो आत्मा है उसकी अनुभूति तब होती है जब स्वयं को मन, बुद्धि, कर्तव्यों, इंद्रियों से भिन्न जाना जाता है। यह आत्मज्ञान या फिर स्वयं के सत्य स्वरूप की अनुभूति होती है। इस अनुभूति में मन निष्क्रिय यानी शांत या शून्य हो जाता है और अपना हमेशा जैसा आप देखते हैं कि क्या रहता है, जैसा हमें अपना जैसा व्यवहार नहीं करता। बुद्धि सभी विचारों से मुक्त होती है और ये योगी स्वयं को आत्मा रूपी दिव्य चैतन्य में पाते हैं। आत्मज्ञानी योग को यह आत्मा सर्वव्यापी, चेतन, अनादि, द्रव्य मूल और शाश्वत जान पड़ती है। मन की पवित्रता हृदय की पवित्रता को बढ़ाती है। महान व्यक्तियों की संगति और संतों के विचारों का अध्ययन करने से मन को पवित्रता प्राप्त होती है। कर्म करने का उद्देश्य चेतना को शुद्ध करना है। चेतना की पवित्रता से आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान केवल सिद्धा से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज आत्मविश्वास केवल सांसारिक उपलब्धियों, स्वार्थी गतिविधियों से संबंधित मामलों में ही प्रकट होता है। बुनियादी आवश्यकता स्वार्थ और अधिकार की भावना को त्यागना है ताकि व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म में संलग्न हो सके। कोई भी व्यक्ति लिंग, आयु, जाति या समुदाय की परवाह किए बिना इस खोज पर चलने का हकदार है। बताइए, ये टिप्पणियाँ रहती है। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अपराध का मानस, यह चिंता दिनों दिन गहरी होती जा रही है कि आखिर महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध का मानस क्यों प्रबल होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में महिला अपराधों के खिलाफ व्यापक आंदोलन उभरने, कानूनी सख्ती और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाए जाने के बावजूद बलात्कार, हत्या, मारपीट, छेड़छाड़ी, फप्ती, ये कसने जैसी प्रवृत्तियों में कोई कमी दर्ज नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो महिला आयोगों के दस्तावेजों में हर वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं कुछ बड़ी हुई ही दर्ज हो रही हैं। और आप देखिए बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों से आप देखते हैं कि मतलब आपसे जो बूढ़ी महिलाओं से आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और आप खुद सोच के देखिए, हमारे देश में पत्थर की देवी को पूजा जाता हो और जो हमारी देवियां हैं अब आप देखते हैं कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो, दरिंदगी हो, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस समाज में जी रहे हैं। स्वाभाविक है कि इसे लेकर राज्यों की कानून व्यवस्था पर अंगुलियां उठती हैं। यह सवाल अनुत्तरित है, क्यों अपराधियों में कानून का भय पैदा नहीं हो पा रहा है। कोलकाता में चिकित्सा छात्रा से बलात्कार, हत्या की घटना को लेकर लंबे समय तक आंदोलन चला और जिसमें तमाम मेडिकल कॉलेज, दूसरे शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की और बढ़ते महिला अपराधों को रोकने के नारे लगाए। राज्य सरकार ने इस मामले के मद्देनजर महिला सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के वचन दोहराए। कुछ प्रशासनिक तब्दीलियों पर ऐसे अपराधों को रोकने का दावा किया गया, मगर उस घटना के बाद एक विधि कॉलेज में छात्रा से सामूहिक बलात्कार का मामला फिर से सामने आ गया। पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी आप देखते हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखिए जिन विद्यार्थियों पर छात्राओं के साथ बलात्कार का आरोप लगा है वे खुद कानून की पढ़ाई कर चुके या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की ने मुख्य आरोपी के विवाह की प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे आहत होकर उसने छात्रा के साथ न बलात्कार किया बल्कि उसकी तस्वीरें भी उतारी। धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल देगा। इस मामले में ऐसा नहीं माना जा सकता है कि आरोपियों को अपने अपराध में मिलने वाले दंड का अंदाजा न था, फिर भी उसने छात्रा का बलात्कार करने की हिम्मत हुई। तो इसका पहला कारण तो यह समझ आता है कि उन्हें कानून के शिकंजे से निकल
भागने का भरोसा रहा होगा। और बलात्कार के ज्यादातर मामलों में आरोप सिद्ध न हो पाने के कारण आरोपी पर्याप्त दोष मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भी बहुत सारे अपराधी किस्म के लोग ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते। इसलिए निर्भया कांड के बाद महिला अपराधों के खिलाफ कानूनों को और कठोर बनाने के बावजूद कोई उल्लेखनीय असर नजर न आने के कारण बहुत सारे लोग इन कानूनों की समीक्षा की मांग उठाते रहते हैं। किसी भी राज्य में सुशासन का दावा इस बात से पुष्ट होता है कि वहां अपराधियों पर कितना अंकुश लगाया जा सका है। पश्चिम बंगाल सरकार अपराध पर काबू पाने के दावे करती नहीं थकती, मगर ऐसी घटनाओं से यही जाहिर होता है कि संगठित अपराधों की तो क्या कहें, सामान्य रंजिश में भी लोग जघन अपराध करने से नहीं हिचक रहे हैं। आजीकर अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना के बाद अगर शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा के बंदोबस्त चुस्त होते और सचमुच विद्यार्थियों में इसे लेकर संजीदगी पैदा हुई होती तो शायद विद्यालय की ताजा घटना ना घटी होती। फिर सवाल यह है कि आखिर युवाओं में इस तरह के अपराध का मानस कैसे बन रहा है। वे अपने किसी प्रस्ताव या फैसले के इनकार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, हिंसक हो उठते हैं। हिंसा की सड़क पिछले वर्षों से शहरों महानगरों में सड़कों पर विडंबना तेजी से बढ़ी है कि बेहद मामूली बात पर दो पक्ष आपस में उलझ जाते हैं और कई बार टकराव इस कदर हिंसक शक्ल अख्तियार कर लेती है कि उसमें किसी की जान चली जाती है। सड़कों पर हिंसा की यह ऐसी प्रवृत्ति है जो न केवल नाहक उपजे तत्कालिक गुस्से के बेलगाम होने का नतीजा होता है, बल्कि इसका अंजाम एक अपराध के रूप में भी सामने आता है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें दो वाहन चालक या लोग गलती से हल्की टक्कर होने या फिर बेहद छोटी बात पर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ये तो आप लोगों को अक्सर दिन में देखने को मिल जाता होगा। ये गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली के नंद नगरी इलाके में गलती से एक ई रिक्शा एक कार से टकरा गई, जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर सिर्फ इतनी सी बात के लिए कार चालक ने आपिस में आकर ई रिक्शा चालक को गोली मार दी। देख लीजिए, यह समझना मुश्किल है कि महंगी गाड़ियों में हथियार लेकर चलने के शौक के पीछे कौन सी ग्रंथि काम कर रही होती है, मगर कई बार सड़क पर शान या रौब पर और दूसरों पर हावी होने की जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। उसमें कुछ लोगों की आक्रामकता दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, खासकर जब उसके पास कोई खतरनाक हथियार भी हो। नतीजन जिन बातों पर टकराव भी नहीं होना चाहिए उन पर हत्या तक कर दी जाती है। नंद नगरी में बेहद मामूली बात पर ई रिक्शा चालक की गोली मार देने के पीछे भी आक्रोश था, जिसे कुछ पल के धीरज से टाला जा सकता था। दरअसल अपनी गाड़ी से किसी अन्य वाहन के छू जाने, हल्की टक्कर होने या फिर आगे निकलने पर होने वाली बहसें आजकल चिंताजनक रूप से हिंसक टकराव में तब्दील होती देखी जा रही हैं। सड़कों पर यह एक ऐसी ब्रिकेटी पल रही है जिसका शिकार कोई भी हो सकता है, क्योंकि अनदेखी करने लायक बातों पर भी जिस तरह के टकराव खड़े हो जाते हैं उनमें वहां बात करने और आपसी समझ और सद्भाव से विवाद को सुलझाने की गुंजाइश कम होती जा रही है। और थोड़ा सोचना चाहिए, मुझे लगता है लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है एक तरह से। छोटी छोटी बातों में कितना गुस्सा कर लेते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। मेरे लिए कोई भी सवाल हुआ, सुझाव हुआ, अगर जरूर बताया करिएगा।